में ना हमने देखा था बेसिक्स कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क होता है। ये सारी चीजें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि स्टॉक क्या होता है, एनएससी बीएससी इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आज का जो टोटल लेक्चर होगा वो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होगा कि किसी भी स्टॉक को अगर आपको परचेस करना है तो आप कैसे समझोगे कि वो स्टॉक बेटर है, कैसे आप जानोगे कि वो स्टॉक अच्छा है आपके लिए किसी भी स्टॉक में। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। कल का जो लेक्चर हुआ था एनएससी बीएससी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टोटल जो साइकिल है वो किस तरीके से रन होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो सभी लोगों को क्लियर है वो चीज? एवरीवन, सभी लोगों को प्रीवियस लेक्चर के बारे में हर चीज क्लियर है? तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, वॉइस अगर मेरी ब्रेक होती है इफ कभी, तो आप डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल देना। ठीक है एवरीवन? तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। आज टोटल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अपन सीखेंगे। सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से आप एनालाइज करोगे किसी भी स्टॉक को। फंडामेंटली कैसे आप सर्च करोगे कि कौन सा स्टॉक बेटर है। ठीक है एवरीवन? चलो सभी लोग पेन और नोटबुक लेके बैठे हो ना? एवरीवन, सभी लोगों के पास है नोटबुक और पेन? बिकॉज जो भी मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप एक्चुअल में उस स्टडी करोगे किसी भी स्टॉक का तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मुझे क्या देखना है। एक बार अगर आप वीडियो देखोगे, एक बार लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप बाद में भूल जाओगे ये सारी चीजें। तो आपको नोट बनाने हैं, नोट्स बना के रखोगे। और जब भी आप सर्च करोगे किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी का रिसर्च करोगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, तो आप जो है वो नोट जो है आपके नोट्स ओपन करके बैठोगे और देखोगे उस चीज को। ठीक है एवरीवन? तो सभी लोग बता देना मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्क्रीन सभी को विजिबल है मेरी? एवरीवन, यस माइक ऑन सर। करके आप बता सकते हो। चलो ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर का इफ अगर कोई नहीं होगा तो एक बार थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था उस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसके बारे में कि किस तरीके से मार्केट वर्क होता है। हमने कल देखा था कि स्टॉक क्या होता है। देखो, जब भी कोई कंपनी, देखो यहाँ पे कोई भी जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, एक्स वाई जेड करके कोई कंपनी है जो कि फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को क्या कर रही है, पब्लिकली बेच रही है। कोई भी कंपनी हो सकती है वो, फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं? जब भी कोई नई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को बेचेगी कहाँ पे? मैंने आपको बताया था कि दो एक्सचेंज होते हैं, एनएससी और बीएससी। ये दो क्या है? एक्सचेंज है जहां पे कोई भी जब नई कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में तो लिस्ट कहाँ पे है? एनएससी और बीएससी के पास। तो एनएससी बीएससी का काम क्या होता है? कोई भी नई कंपनी स्टॉक मार्केट में आ रही है तो उसको लिस्ट करवाना और उस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ट्रेडिंग के लिए मतलब बाइंग और सेलिंग के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए क्या करना? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा के देना। ठीक है एवरीवन? उसके बाद हमने देखा था सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है? एक एथोराइज बॉडी है जो कि रूल्स बनाती है। क्या बनाती है? रूल्स। किसके लिए? एनएससी बीएससी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए और कंपनीज के लिए। जो भी बिजनेसेस है, एनएससी बीएससी है, इन्वेस्टर है, एडवाइजरी फर्म्स है, उसके बाद खुद सेबी है, हर किसी के लिए क्या बनाती है? सेबी रूल्स बनाती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है? रूल किस लिए होते हैं? कि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, कोई किसी के साथ गलत चीज ना करे, जिसके भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बाइंग सेलिंग के वो फुलफिल हो पाए। ठीक है? ये काम कौन करती है? सेबी। उसके बाद हमने देखा था सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये दो क्या है? डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज मतलब क्या? एक गोडाउन टाइप। गोडाउन टाइप मतलब जहां पे सारे स्टॉक्स क्या होंगे? स्टोर होंगे। अभी आपको मैंने बताया कि एनएससी बीएससी क्या करती है, जब भी कोई नई कंपनी आती है तो उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है। तो अप्रोक्स बीएससी में 30,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, 30,000 से भी ज्यादा। और एनएससी में अप्रोक्स 6-7 थाउजेंड प्लस कंपनीज लिस्टेड है, 7,000 प्लस। तो भी इतनी सारी कंपनीज है
तो इनके शेयर्स कितने होंगे, हर एक कंपनी के करोड़ों में शेयर्स है। अगर अपन मान के चले 1 CR अगर शेयर्स होंगे, तो यहाँ पे 7,000 करोड़ शेयर, यहाँ पे 30,000 करोड़ शेयर्स, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है ये, है ना। तो ये सारे शेयर्स NSE BSE खुद अपने पास रख सकता है या नहीं रख सकता। तो NSE BSE ये सारे स्टॉक्स कहाँ पे रखता है, CDSL और NSDL में, नेशनल स्टॉक NSDL और CDSL में। तो ये दो क्या है, डिपॉजिटरीज। देखो आप किसी भी स्टॉक को अगर बाय करोगे ना, किसी भी स्टॉक को मान के चलो आज आपने किसी भी स्टॉक में एंट्री किया, एग्जिट किया, या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया, ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, तो आपको ना शाम के टाइम पे एक मैसेज आता है, जो कि आपने टोटल दिन में कितने बाइंग सेलिंग की, उसका ना एक मैसेज आता है, जो कि आपको भेजते हैं CDSL और NSDL वाले। बिकॉज आपका जो डाटा होता है वो सारा डाटा CDSL और NSDL के पास होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक सर्कल समझाया था, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है। बायर को एक शेयर परचेस करना है 500 रुपए पे, और सेलर को सेम शेयर सेल करना है 500 रुपए पे। तो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ सेल और बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज पॉसिबल कैसे होती है, कैसे बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। तो बायर जाएगा अपने ब्रोकर के पास, जैसे एंजल वन, सेलर जाएगा अपने ब्रोकर के पास, जैसे एंजल वन। एंजल वन जाएगा NSE और BSE के पास, NSE BSE के पास आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, यहाँ पे आप सिर्फ ब्रोकर्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है। जैसे एंजल वन हुआ, जेरोदा हुआ, अपस्टॉक्स हुआ, ग्रो हुआ, ये सारे क्या है, ब्रोकर्स हैं, जिनके कहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, NSE और BSE के पास। और NSE में क्या होगा, बायर और सेलर के जो ऑर्डर्स है उसको मैच किया जाएगा, 500 रुपए पे बायर और 500 रुपए पे सेलर। तो NSE BSE ऑर्डर मैच करेगा, और जिसको बाय करना है उसके अकाउंट में शेयर ले लेगा, किससे, सेलर से, और बायर से पैसे इसके अकाउंट में कर देगा। बट ये काम करने के लिए बीच में होता है NSDL और CDSL, ठीक है। बिकॉज इन्हीं के पास क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। तो NSE BSE CDSL और NSDL को बताता है, और ये सारे क्या करते हैं, पूरा एक सर्कल बनता है। और ये जो सारी प्रोसेस है वो विद इन अ सेकेंड्स होते आ जाती है, विद इन अ सेकेंड, ठीक है एवरीवन। तो ये चीजें हमने कल समझी थी। आज फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क होते हैं और SIP क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में होते क्या है और किस तरीके से रन होते हैं। देखो म्यूचुअल फंड मतलब क्या, म्यूचुअल फंड्स मतलब क्या, देखो यहाँ पे आप सीख रहे हो, आप जितने भी पर्सन यहाँ पे हो, वो अगर 2 वीक का जो पूरा बैच है अपना कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको मार्केट के बारे में हर एक चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी, कि मार्केट में कंपनीज को फाइंड कैसे करना है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे और कंपनीज को अच्छे पिक कर पाओगे, आपको पता चलेगा कौन सी अच्छी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, जिसमें आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी कंपनी को किस लेवल पे बाय करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी को बाय करना है, और टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता चलेगा उस कंपनी को कब बाय करना है, कौन सी लेवल होगी जहां पे मुझे उस शेयर्स को क्या करना होगा, बाय करना होगा। तो ये आप सीखोगे। उसके बाद हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको ये पता चलेगा कि मुझे उस कंपनी की कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है, जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कितनी क्वांटिटीज मुझे कब सेल करनी है, कब मुझे आधा प्रॉफिट बुक करना है, कब मुझे पूरा प्रॉफिट बुक करना है। तो ये आप कहाँ पे सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट में। तो आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लोगे। बट जो लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे अच्छे स्टॉक को पिक किस लेवल पे बाय किया जाएगा, कब उनको सेल करना है, कब उसमें प्रॉफिट बुक करना है, ये जिन लोगों को पता नहीं होगा, वो क्या करते, फंड हाउसेस के पास जाते हैं। फंड हाउसेस मतलब म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड करते क्या है, म्यूचुअल फंड ना आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हर एक पर्सन के लिए। इनके पास है ना प्रॉपर एनालाइजर होते हैं। प्रॉपर कौन होते हैं, एनालाइजर, जिनको ना मार्केट का एक्सपीरियंस होता है अप्रोक्स 10-15 साल का। 10-15 साल का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो इनको पता होता है कि कौन सी कंपनी है जिसमें मूवमेंट आ सकती है, कहाँ पे उसको बाय किया जा सकता है। इनके पास प्रॉपर टीम होती है, तो ये अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं। इनका काम ही ये होता है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना, रिसर्च करना, ये इसका काम होता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड के जो एनालाइजर होते हैं उनका काम क्या होता है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना। तो जिन भी पर्सन को नॉलेज
तो वो क्या करते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड्स है जिनके पास एनालाइजर है, जो कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता वो क्या करते हैं, इनको पैसे देते हैं। आप क्या करो, हमारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दो। जब कंपनीज, कौन सी कंपनीज, जिस कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट करके रखा है, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, अच्छी कंपनीज ढूंढेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा। किसका पैसा इन्वेस्ट करेगा, पब्लिक का। किसका, पब्लिक का। कि कौन सी पब्लिक का, जिनको नॉलेज नहीं है। नॉल इफ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नॉलेज तो है बट ना टाइम नहीं मिलता अच्छी कंपनीज को एनालाइज करने के लिए, वॉइस ब्रेक कर फाइंड करने। क्या बोल रहे हो, वॉइस ब्रेक कर रहा है वॉइस थोड़ी थोड़ी ओके ब्रेक वॉइस ब्रेक करती है कर, ओके ओके। सभी लोगों को ब्रेक में वॉइस आ रही है या फिर आपको आ रही है, एवरीवन सभी लोगों को ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस। यस सर, थोड़ी थोड़ी हो रही है। ओके ओके, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। अभी क्लियर आ रहा है सभी को वॉइस, एवरीवन। यस सर। ओके ठीक है चलो, अभी आ रहे हैं ना सभी को क्लियर। यस सर। हाँ ओके 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 ठीक है चलो। तो अभी हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। कहाँ पे थे हम, हाँ। तो यहाँ पे होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स किसका पैसा लेते हैं, जो भी पब्लिक है जिनको ना मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को अपना पैसा दे देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, एनालाइज करता है, अच्छे स्टॉक को पिक करता है। जब म्यूचुअल फंड ने जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो जो आपके पैसे उसकी भी क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जो भी पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है उनके भी पैसे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब म्यूचुअल फंड ने जिन भी कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी प्राइजेस होगी। चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से होता है। सभी लोगों को अभी दिख रहा है यहाँ पे, देखो आप ऐप ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड के सेक्शन में अगर आप आओगे, तो यहाँ पे देखो आपके सामने काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है। कुछ मिड कैप के हैं, कुछ स्मॉल कैप के हैं, कुछ लार्ज कैप के हैं, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स है। जस्ट वन सेकेंड वेट करना, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड वेट करना। देखो सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है ना अभी। यस ओके चलो, तो यहाँ पे देखो, जस्ट वन सेकेंड। देखो यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे स्मॉल कैप दिख रहा है, मिड कैप दिख रहा है, सेक्टोरियल दिख रहा है और लार्ज कैप दिख रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स है। तो ये जो स्मॉल कैप लिखा हुआ है, मिड कैप लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे आपके सामने मिड कैप लिखा हुआ दिख रहा है। मिड कैप मतलब क्या, स्मॉल कैप लिखा हुआ है, मिड कैप लिखा हुआ है और लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब क्या, जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स है
वो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कौन सी कंपनीज में? जिनका कैपिटल बड़ा है, मतलब जैसे रिलायंस, अदानी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें कौन इन्वेस्ट करता है? लार्ज कैप वाले। मिड कैप है, वो कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है, जिनका मार्केट कैप ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है, एक एवरेज है, उसमें कौन इन्वेस्ट करता है? मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स। और स्मॉल कैप मतलब कौन? जो कि छोटी छोटी कंपनीज, आपने सुना होगा ना, पेनी स्टॉक्स होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज होती है स्मॉल कैप की कंपनी, जिसमें काफी सारे लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट मत करो। इवन मैं भी बोलता हूँ कि अगर स्मॉल कैप की अगर कोई कंपनी है तो उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करो, अदरवाइज स्मॉल कैप की कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो, स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पे ऑल, व्यू ऑल पे अगर क्लिक करोगे तो सारे म्यूचुअल फंड्स आपके सामने आ जाएंगे। देखो यहाँ पे जो लार्ज कैप में अगर दिख रहा होगा आपको, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई का एक लार्ज कैप फंड है, उसके बाद काफी सारे, टाटा लार्ज कैप है, उसके बाद ग्रो का लार्ज कैप है, बंधन का एक लार्ज कैप फंड है, एवरी एवरी मतलब बहुत सारे लार्ज कैप के क्या है, फंड्स है। ठीक है, लार्ज कैप। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप, तो सेक्टोरियल वाइज जाओगे तो सेक्टर्स वाइज भी काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे, जेपी मॉर्गन का है, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे तो मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स है, स्मॉल कैप के हैं। तो स्मॉल कैप मतलब कौन? छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है, वो क्या करते हैं? जो भी छोटी छोटी कंपनीज है उसमें क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड आप चॉइस कर सकते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड दिखेंगे। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप स्टार्टिंग मिनिमम 100 रुपीज की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी का, उसमें आप 100 रुपए से क्या कर सकते हो? एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, उसमें 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। एसबीआई का है जिसमें 500 रुपए से कर सकते हो। एचडीएफसी का मिड कैप है, उसमें 100 रुपए से कर सकते हो। क्वांट का एक स्मॉल कैप है, उसमें 1000 रुपीज से कर सकते हो। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें कर सकते हो 100 रुपीज से। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, पीपीएफएल, उसमें 1000 रुपीज से कर सकते हो। मतलब काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो आपको 100 रुपए से लेके 500 1000 तक का क्या करते हैं, एक आपको ऑफर देता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, कितने पैसे से इन्वेस्ट करना है। देखो आपके सामने ये जो म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये म्यूचुअल फंड्स आपको इतने रिटर्न्स दे पाएंगे? 22, 27, 19, 22, 23, 26, 28, 20, 19, 21। देखो ये जो म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से वर्क होते हैं, एज एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, जस्ट आप वॉच करना, इफ आपको किस तरीके से ये सारी चीजें लग रही है। देखो, आपको इन्फ्लेशन पता है क्या होता है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पता है आपको क्या है? इन्फ्लेशन, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है? कोई भी माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। किसी को नहीं पता सर इन्फ्लेशन क्या होता है? करेगी सर। क्या? देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या, आज अगर आपको कोई भी एक कोई प्रोडक्ट बता दो, मान के चलो एप्पल का फोन है, तो जो इस साल आपको 70,000 रुपीज में मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर एप्पल का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इनका थोड़ा सा साइड में रखते हैं, एज एग्जाम्पल गोल्ड ले लेते हैं। गोल्ड की प्राइस इस साल अगर 90,000 है, तो आपको क्या लगता है आगे जाके अगले साल इस गोल्ड की प्राइस सेम होगी क्या? नेक्स्ट ईयर 2025 में, 2005 में गोल्ड की प्राइस 90,000 है, तो क्या आपको लगता है 2026 में सेम होगी क्या? तो नहीं होगी। इसकी प्राइस 95 हो जाएगी, या फिर 1 लाख रुपीज क्रॉस हो जाएगी। 95 हो जाएगी एक तो, जस्ट वन सेकेंड, एक तो 95 हो जाएगी, या फिर 1 लाख रुपए क्रॉस आएगी। तो गोल्ड की ये जो प्राइस बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है? या फिर हर कोई मैगी खाता होगा, मैगी हर किसी ने खाई है ना, तो मैगी लॉकडाउन के पहले 10 रुपए में मिलती थी, आज अगर आप उसको परचेस करने जाओगे तो 15 रुपए की हो गई है।
तो मैगी की प्राइस बढ़ी क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है इन्फ्लेशन। इसका रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। इंडिया में अभी 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है। 6% मतलब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 6% से हर साल क्या होती है? बढ़ती है। तो भी आप बोलो सर 100% मतलब 6% से ही बढ़ेगी क्या हर प्रोडक्ट की प्राइस? तो ऐसा नहीं है। ये जो 6% है वो क्या है? एक एवरेज रेट है कि 6% से हर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किसमें? इंडिया में। तो इंडिया में 6% से क्या होती है? हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। तो मान के चलो आपने लॉकडाउन के टाइम पे या फिर कभी भी अपने बैंक में 1 लाख रुपए रख दिए होते, बैंक में आपने डिपॉजिट किए होते, एफडी बनाई होती, फिक्स डिपॉजिट में आपने 1 लाख रुपए डाल के रखे होते, तो मान के चलो बैंक एवरेज रिटर्न्स कितना देता है आपको? मिनिमम रिटर्न्स या फिर मैक्सिमम रिटर्न्स बता दो। कोई भी पर्सन बता दो, बैंक में किसी ने एफडी अगर करवाई होगी या फिर आपको अगर नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि बैंक कितने मैक्सिमम रिटर्न्स देता सर है एफडी पे? 7 to 7.5। 5 to 7 8। ओके, अपन पकड़ लेते हैं 7 to 8, मतलब अपन 8 पकड़ लेते हैं। बैंक 8% के क्या दे रहा है? रिटर्न्स दे रहा है। तो बैंक जो रिटर्न्स देता है ना आपको, वो देता है आपके जो बेस अमाउंट है उसके ऊपर। मतलब हर साल आपको इंटरेस्ट कितना आएगा? फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट आया 8,000। अभी मान के चलो लॉकडाउन या फिर 2021 में मान के चलो आपने बैंक में एफ बनाई थी। फर्स्ट ईयर 2022 में आपको रिटर्न्स आए 8,000, 2023 में आपको रिटर्न्स आए 8,000, 2024 में आपको रिटर्न्स आए 8,000 और 2025 में आपको रिटर्न्स बने 8,000। अप्रोक्स आपके रिटर्न्स कितने बने? 32,000। कितने रिटर्न्स बने? 32,000। और आपने इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख। मतलब आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे बैंक में, उसकी वैल्यू क्या, प्राइस क्या बनी अभी? 32,000। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैंने तो 1 लाख रुपए डाले थे, अभी तो 30,000 32,000 मुझे प्रॉफिट हुआ, बैंक ने मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिया, मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पे ना सिर्फ पैसा बढ़ा है। आपके ना सिर्फ पैसे बढ़े हैं यहाँ पे, आपके जो पैसे है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है। मतलब क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे आपका जो पैसा है, मतलब जो भी अमाउंट आपने डाली है, वो सिर्फ अमाउंट बढ़ गई है, बट उस अमाउंट की वैल्यू जो है वो नहीं इंक्रीज हुई। क्यों? देखो, इसको अगर आप इन्फ्लेशन से लेस कर दोगे, इन्फ्लेशन 6% है, मतलब हर साल 6% का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को अगर लेस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ 8,000 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 8,000 ही। रियल में आपको दिख रहा है कि आपने 32,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट बनाया बैंक से, बट एक्चुअल में इन्फ्लेशन को अगर लेस कर दोगे तो 8,000 ही बचेंगे। तो इन्फ्लेशन को लेस क्यों करना है? बिकॉज ऑफ आपको ये समझना चाहिए, आपके ने जो 1 लाख रुपए डाले बैंक में, उसकी वैल्यू बन रही है। देखो यहाँ पे मान के चलो, जब आपने 2021 में बैंक में पैसे डाले थे, एफडी बनाई थी, टाइम पे मैगी की प्राइस, मैगी इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज हर कोई ऐसा पर्सन है जो मैगी यहाँ पे खाता ही होगा, है ना, या फिर कभी ना कभी खाई होगी। 2021 में मुझे याद आ रहा है कि 12 या फिर 10 रुपए की मैगी मिलती थी, है ना, या फिर उससे भी कम थी, शायद 10 रुपए की थी। अपन 10 से 12 रुपए मान के चलते, 12 रुपए की चलो मान के चलो मैगी थी। तो इफ अगर वो टाइम पे अगर आप 1 लाख रुपए की मैगी परचेस करते, तो आप कितनी मैगी परचेस कर पाते? कितनी मैगी परचेस कर पाते आप? अप्रोक्स 83, 8,33 इतनी मैगी आप क्या कर पाते? परचेस कर पाते। बट अभी आपके जो पैसे है उसकी वैल्यू कितनी है? 1,32,000। और मैगी की प्राइस क्या है? 15। तो आप आज अगर जाओगे तो आज कितनी मैगी परचेस कर पाओगे? यहाँ पे तो 38 दिख रहा है। अगर आप आज जाओगे, अगर आज आप जाओगे, 1,32,000 बन रहे हैं ना अपने, जो 1 लाख डाले थे, और मैगी के प्राइस 15। तो आज अगर आप मैगी लेने जाओगे तो आप कितनी मैगी ले जाओगे? 8,800। मतलब इसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं। मतलब सिर्फ 200-300 ही मैगी ज्यादा ले पा रहे हो आप। तो आपका मतलब ही क्या है 1 लाख रुपए के इतने टाइम बैंक में रखने से? तो चलो, इफ अगर आप सेम 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में रखते, यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद
SIP कैलकुलेटर सर्च करोगे, SIP कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आपको जो भी कैलकुलेटर आ रहा है ऊपर, उसके आप ऊपर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जाओ, लमसम में जाके देखो, इफ अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में रखते, FD 1 लाख रुपए बैंक में रखते, तो 1 लाख के कितने बन रहे थे? 1,35,000 5 ईयर्स में। हमने म्यूचुअल फंड्स में देखा था, म्यूचुअल फंड्स कितने रिटर्न्स दे पा रहे थे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखो कितने रिटर्न्स दे रहे, अप्रोक्स कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे है जो 22% दे रहे, 27 दे रहे, 19 दे रहे, 22, 24, 23। तो अपन एक एवरेज ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, 23 या 22, 28, 26। सबसे कम तो मुझे 22 दिख रहा है, तो अपन 22 ले लेते हैं। ठीक है, काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो 24, 27, 28, 29 कुछ भी, मतलब अच्छे रिटर्न्स जो है वो दे रहे हैं। बट हम कम रिटर्न्स ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 22% के रिटर्न्स। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम देखते हैं, SIP कैलकुलेटर ओपन किया हमने, यहाँ पे आपने डाला 1 लाख रुपीज, यहाँ पे 5 ईयर्स का ड्यूरेशन, यहाँ पे 5 ईयर्स का ड्यूरेशन डाला हमने, और यहाँ पे 22% के क्या डाले हमने? रिटर्न्स। तो देखो यहाँ पे बैंक आपको सिर्फ 32,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा था। कितना दे रहा था? 32,000। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख रुपीज। बैंक आपको कितना दे रहा था? 1 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट, 32,000। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आपको कितना दे रहा है? देखो, 1,74,000 के रिटर्न्स। जो वैल्यू आपकी बैंक में FD बनाने के बाद 1 साल में 1,32,000 हो रही थी, वही 1 लाख रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो आपकी वैल्यू देखो कितनी बन रही है, 2,74,000 रुपीज। मतलब अप्रोक्स डबल, अप्रोक्स डबल। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है जो अच्छे हैं। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा आप लार्ज कैप और मिड कैप में जाना। इफ अगर आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स पिक करना है, तो जिस भी पर्सन को अगर ऐसा देखना होगा कि म्यूचुअल फंड कौन से अच्छे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हम म्यूचुअल फंड्स में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो आपने एक चीज सुनी होगी उसके बाद, SIP। कितने लोग हैं जिन्होंने SIP का नाम सुना है? काफी लोग ऐसे होंगे, मुझे पता है कि जिन्होंने ना SIP के बारे में सुना होगा कि ये इस तरीके से SIP होती है, SIP SIP SIP। काफी जगह से आपको ये सुनने मिला होगा, SIP सुना है ना, काफी लोगों ने सुना होगा। तो SIP होता क्या है? देखो, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है SIP। जो म्यूचुअल फंड है ना, ये म्यूचुअल फंड है, मान के चलो म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट SIP है। SIP मतलब क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप क्या करते हो? सिस्टमैटिकली हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे आपके मान के चलो आपकी 5 तारीख को सैलरी आती है, तो आप 6 से 7 तारीख के बीच में एक डेट सेट कर लेते हो, जिस डेट पे आप फिक्स्ड एक अमाउंट, फिक्स्ड मतलब कुछ भी अमाउंट, मान के चलो 5,000 रुपीज, आप फिक्स्ड क्या कर रहे हो? म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। हर महीने की 6 तारीख को, 6, 7, 8 कुछ भी चॉइस करके आप हर महीने 5,000 रुपए जो है वो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, या फिर किसी स्टॉक में डाल रहे हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में लमसम में दिखाया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, उसके बाजू में ही लिखा हुआ दिख रहा है आपको लमसम। ये जो लमसम लिखा हुआ है उसके बाजू में SIP है। तो SIP में भी आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है एट अ टाइम, वन टाइम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट आप ना हर महीने एक 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जो SIP होती है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म का गेम। मान के चलो SIP में भी आपको सेम रिटर्न्स मिल रहे हैं 21-22% के। तो यहाँ पे चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो आपने 5,000 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बन रही है? 60,000। और आपको रिटर्न्स कितने आ रहे हैं? 7,900। तो आप बोलोगे सर 60,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद 7,000 रुपए आ रहे, कितनी बड़ी बात है, मतलब बहुत छोटी बात है ये, सिर्फ 7,000 ही तो आ रहे हैं, है ना? तो आप बोलोगे इतने हर महीने डाल रहे हैं, सिर्फ 7,000 ही मिल रहे हैं। तो देखो, जो SIP होती है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम होता है। जितना आपके पास पेशेंस होगा, उतना ज्यादा आप SIP से कैपिटल जो है वो गेन कर सकते हो। देखो, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 7,900 का इंटरेस्ट, और सिर्फ 1 साल और रखते हो, तो देखो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना बन जा रहा है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 7,000 आ रहा था, सेकेंड ईयर में जाते हो तो सीधा 33,000 का इंटरेस्ट। सेम थर्ड ईयर तक जाते हो तो 79, फोर्थ ईयर जाते हो तो 1.5 लाख, फिफ्थ ईयर में जाते हो तो 2,60,000। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 लाख रुपए, और जो रिटर्न्स बन रहे हैं 2,60,000।
5 साल में सिर्फ 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करके आप 5 साल में कितने कैपिटल बना पा रहे हो? अप्रोक्स 5,60,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके 5,60,000। तो ये बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए और इवन हर किसी के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म का गेम है। इफ अगर आप 10 से 15 साल मार्केट में रुक जाते हो, सिर्फ 15 साल भी, तो आप खुद देख सकते हो आपके रिटर्न्स कितने बन रहे। सिर्फ 9 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 70 लाख से भी ज्यादा आपके रिटर्न्स बन रहे। सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपका पोर्टफोलियो 70 लाख से भी ज्यादा हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज है स्टॉक मार्केट की, तो आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है जो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसआईपी के बारे में? एवरीवन, सभी लोग Yes, sir. ओके? किसी को कोई डाउट है म्यूचुअल फंड्स के बारे में? किसी को डाउट है? बाकी के स्टूडेंट्स? नहीं सर। साहिल जी, पूर्णिमा मैम, पायल No, मैम, sir. अविनाश, नो सर। सुनील जी। ओके चलो, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर टर्न आउट करते हम। एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है ना अभी? तो इसके बाद हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी देखेंगे। जैसे आप मार्केट में आ रहे हो तो और ऐसे कौन लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, तो और उसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस अपन स्टार्ट कर दे अभी। ठीक है, तो सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं एक बार बता देना। स्क्रीन विजिबल है मेरी? एवरीवन, सभी लोग? चलो, तो हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखते हैं आज। कल से हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। इफ अगर आज अगर अपने को टाइम मिलता है तो आज फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो क्लियर करेंगे अपन। तो आज हम देखेंगे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडर होते हैं या फिर कितने टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं। तो देखो, मार्केट में जैसे आप आ रहे हो, मान के चलो यहाँ पे साहिल जी है, उसके बाद पूर्णिमा मैम है, तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स है और इवन मैं। तो हम ना एक रिटेलर है, मतलब हमारे पास ना कैपिटल कितना होगा अप्रोक्स ट्रेड करने के लिए? मान के चलो साहिल जी के पास 20 लाख है, पूर्णिमा मैम है उनके पास 40 लाख है, मैं हूँ मेरे पास 10 लाख है। तो ऐसे करके हमारे पास अप्रोक्स छोटा छोटा कैपिटल है। या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास 10,000 का ही कैपिटल है ना? तो हम एक रिटेलर कैटेगरी में आते हैं। इसमें आते हैं रिटेलर। रिटेलर मतलब जिसके पास कम कैपिटल है उनको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर। क्या बोलते हैं? जस्ट वन सेकेंड। जिसके बाद ना ट्रेड करने के लिए अप्रोक्स 1-2 लाख से लेके 1-2 करोड़ तक के पास आसपास कैपिटल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर। क्या बोलते हैं? रिटेलर। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड होते हैं एचएनआई। एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, मतलब जिनके पास बड़ा कैपिटल है, जैसे 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 4-5 हजार करोड़। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एचएनआई। अभी एचएनआई का बहुत बड़ा एग्जांपल है आप सभी के सामने। आप सभी को पता होगा राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। राकेश झुनझुनवाला पता है आपको? मोतीलाल ओसवाल के ओनर राकेश जी झुनझुनवाला। ओके ठीक है। उसके बाद राधा किशन दमानी पता है आपको? राधा किशन दमानी जो डीमार्ट के ओनर है, दमानी स्मार्ट, डीमार्ट तो पता होगा ना? तो उसके जो ओनर है राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, इनको हम एचएनआई बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ा बड़ा कैपिटल होता है और उससे वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल इसलिए दिया कि हर कोई उनको जानता है। तो ये क्या है? एचएनआई मतलब जिनके पास बड़ा कैपिटल है, जैसे 200-300 करोड़ के आसपास क्या है उनके पास कैपिटल है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं डीआईआई। थर्ड कौन होता है? डीआईआई, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कौन? बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो कि खुद का पैसा नहीं लगा रही, लोगों का पैसा लगा रही है।
और वो कौन है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के इंस्टीट्यूट्स जो कि लोगों का पैसा मार्केट में लगा रहे। जैसे मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स भी क्या है? डीआई है। बिकॉज वो क्या कर रहे हैं? लोगों का पैसा लगा लेके किसमें लगा रहे हैं? मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड क्या हुआ? एक डीआई है। उसके बाद पीएफ, पता है ना सभी को, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड। जो भी जॉब पे जाते होंगे उनके अकाउंट से जो भी पीएफ है, या फिर यहाँ पे कोई अगर गवर्नमेंट जॉब पर्सन होगा या फिर किसी का भी अकाउंट से अगर जॉब पे जाता होगा तो पीएफ कटता होगा। तो जो पीएफ कटता है, वो जो प्रोविडेंट फंड होता है, वो भी कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? स्टॉक मार्केट में। इवन अगर आपको पता नहीं होगा तो पीएफ भी आपका जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। उसके बाद फिनेंस की कंपनीज की अपना पैसा कहाँ पे लगाती है? स्टॉक मार्केट में। काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी कंपनीज क्या करती है? अपने पैसा स्टॉक मार्केट में जो है वो लगाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीआईआई। तो इनके पास ना बहुत बड़ा पैसा होता है, जैसे 1 लाख करोड़, 60,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, या फिर 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ के आसपास तक इनके पास कैपिटल होता है। तो फोर्थ होता है एफआईआई। एफआईआई मतलब कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे यहाँ पे कौन था? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के इंस्टीट्यूट्स। तो फॉरेन मतलब कौन? फॉरेन पता होगा ना, फॉरेन मतलब जो भी इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्रीज है उनको क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्रीज, मतलब बाहर के देश। तो बाहर के देश का जब इंडिया में पैसा आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो भी बाहर के देश का इंडिया में पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एक बात इसमें नोट करनी है आपको, कि जो जब एफआईआई और डीआईआई मार्केट में इंटर करेंगे, जब भी एफआईआई और डीआईआई मार्केट में इंटर करेंगे तो मार्केट जो है वो अच्छा मूवमेंट दे देता है। बाइंग साइड के लिए हो सकता है या फिर सेलिंग साइड के लिए। कौन सी भी एक डायरेक्शन में मार्केट क्या देगा? मूवमेंट देगा। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज एक बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, जब डीआई बाइंग करते तो 1-1 लाख करोड़ की बाइंग करते, वैसे ही एफआई करते तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, इतने बड़ी बड़ी बाइंग होती है एफआई की। तो अभी आप ही बताओ, कहीं पर भी इतनी बड़ी अगर बाइंग आ जाएगी तो मार्केट तो मूवमेंट देगा ना। इतनी बड़ी अगर कोई बाइंग करेगा मार्केट में तो मार्केट अप जाएगा। बिकॉज हायर प्राइस पे बायर्स खड़ा होता है बाइंग करने के लिए, है ना। सेलर मान के चलो, देखो मार्केट जो है ना वो एक जीरो सम गेम है। टोटली मार्केट जो डिपेंड है ना, एक सेकेंड मैं स्क्रीन एक बार ये करता हूँ एक एग्जांपल देने के लिए आपको। देखो एवरीवन, मार्केट जो है ना अपना वो एक जीरो सम गेम है। यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या फिर बाइंग और सेलिंग होगी। इफ अगर अविनाश जी को अगर कोई शेयर बाय करना है तो उस सेम प्राइस पे एक सेलर भी होना चाहिए जो उस शेयर को सेल कर रहा होगा। मान के चलो यहाँ पे पायल मैम है जिनको शेयर को सेल करना है। टाटा मोटर्स का शेयर है, मान के चलो टाटा मोटर्स का शेयर है जिसकी प्राइस 500 रुपए है, और अविनाश जी है उनको 500 रुपए पे वो शेयर को क्या करना है? परचेस करना है। पायल मैम ने मान के चलो 300 रुपए पे उसको बाय किया होगा, तो अभी वो बोलेंगे कि अभी 200 रुपए तो मैं प्रॉफिट में हूँ, तो अभी मैं उसको शेयर सेल कर देती हूँ। तो अविनाश जी को ऐसा लगेगा कि 500 रुपए पे शेयर को बाय करता हूँ, 700-800 पे जाएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अलग अलग माइंडसेट होगा। अविनाश जी को ऐसा लगेगा कि 500 रुपए में डिस्काउंट पे मिल रहा है, आगे जाके बढ़ेगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। पायल मैम को ऐसे लग रहा है कि मैंने 300 पे बाय किया था, अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सेल कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक बायर बना, एक सेलर बना। तो इनके बीच में क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बाइंग और सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ क्या होगा? यहाँ पे एक्सचेंज होगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं करते, मैंने आपको प्रोसेस बताया किस तरीके से ये जो फॉर्मेट है वो रन होता है। आपसे पैसा जाए, आप किसके पास जाओगे? एंजल वन के पास, एंजल वन एनएससी बीएससी के पास, सीडीएसएल, और ये पूरा साइकिल जो है वो रन होगा। ठीक है, और मार्केट जो है वो जीरो सम गेम है। कहीं पे जादू के शेयर्स नहीं आएंगे, जादू का पैसा नहीं आएगा, आप ही का पैसा होगा, और शेयर भी आप ही के किसी पास होंगे। ठीक है, इफ अगर एफआईआई बाइंग करती है तो बाइंग करने के लिए सेम लेवल पे सेलर्स भी होने चाहिए। अगर एफआईआई सेलिंग करती है तो सेम लेवल पे बायर्स भी होने चाहिए। ठीक है एवरीवन, चलो, तो मैं क्या बता रहा था अभी आपको? हम्म, देखो इफ अगर ना मार्केट में एफआईआई की कभी बाइंग बढ़ती है, इफ अगर मार्केट में कभी भी एफआईआई की बाइंग बढ़ती है ना, तो मार्केट एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है। बिकॉज ऑफ क्यों? एफआईआई के पास बहुत ज्यादा पैसा है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान के चलो कोई सब्जी बेच रहा है। अगर
₹10 की वो सब्जी बेच रहा है, ₹10 की सब्जी है, और वहां पे बाइंग करने के लिए ₹10 की सब्जी है, और उसके पास सिर्फ 100 सब्जी है। बट बायर्स आ गए वहां पे सब्जी परचेस करने के लिए, और बायर से 1,000, सब्जी सिर्फ 100 ही है, बट बायर्स 1,000 आ गए। तो सब्जी वाला क्या करेगा, जो ₹10 की सब्जी है उसकी प्राइस बढ़ा देगा, बोलेगा ₹20 प्राइस है अभी, जिसको परचेस करना है कर लो। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे ना, 100 लोग तो ऐसे होंगे जो ₹20 पे भी उसको बाय करने के लिए रेडी होंगे, होंगे ना। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है, इसलिए क्या बनी, प्राइस इंक्रीज हो गई। तो वैसे ही जब मार्केट में एफआईआई ज्यादा होंगे, एफआईआई जब बाइंग करेंगे ज्यादा, तो मार्केट की प्राइस इंक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ क्यों, सेलर्स कम है, जो एफआईआई है वो हायर प्राइस पे शेयर को बाय करने के लिए रेडी होती है, तो मार्केट की प्राइस क्या होती है, उसमें इंक्रीज होती है। ठीक है एवरीवन। और रिटेलर से ज्यादा कुछ मार्केट को फर्क नहीं पड़ता अभी तो, बट इंडियन मार्केट इतना बुलिश हो रहा है, इंडियन मार्केट में भी ज्यादा रिटेलर्स आ रहे हैं, रिटेलर्स का जो फुटप्रिंट्स है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। तो इन फ्यूचर्स ऐसा हो सकता है रिटेलर से भी मार्केट को फर्क पड़े। ठीक है एवरीवन। चलो एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है ना मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, कितने टाइप्स के मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। चलो, तो उसके बाद और एक चीज मार्केट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी चीजें कॉन्सेप्ट है। तो कल से हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज फिर अपना थ्योरेटिकल पार्ट क्लोज हो जाएगा। बिकॉज जो म्यूचुअल फंड्स एसआईपीज वगैरह होती है और बेसिक्स होता है एनएससी बीएससी, तो काफी लोगों को ये चीज बाद में क्लियर नहीं होती, बिकॉज जब आप ट्रेड करोगे तो इसी में आपको ट्रेड करना है या फिर बाय करना है, तो यही सारी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें बाय करना होता है। तो आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको थ्योरेटिकल सारी चीजें एक्सप्लेन की है। कल से हर एक चीज प्रैक्टिकल होगी, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली मैं खुद ट्रेडर हूँ, तो आपको वो चीजें एकदम बेटरली मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है। चलो, तो स्क्रीन पे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं और चीजों के बारे में, कि मार्केट के टाइम्स के बारे में, टाइम जोन्स के बारे में, एक्सपायरीज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखो, जैसे मार्केट में ना पार्टिसिपेंट्स के टाइप्स है ना, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए भी टाइप्स होते हैं। मतलब ये जो है एफआईआई डीआईआई, ये जो रिटेलर्स वगैरह है, वो ना हर एक पर्सन एक ही चीज करेगा क्या, नहीं, हर एक पर्सन है ना अलग अलग चीजें करता है। जिसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, 4 सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग। आपने सुना है ना ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बारे में सभी ने सुना होगा। ट्रेडिंग मतलब क्या, देखो मार्केट आवर्स पता है सभी को, मार्केट आवर्स क्या है। चलो यहाँ पे पहले मैं मार्केट आवर्स एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट आवर्स पता है आपको क्या है, मार्केट ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। मंडे से लेके Yes. फ्राइडे तक मार्केट ओपन होता है। ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे से लेके फ्राइडे और सैटरडे संडे मार्केट जो है वो क्लोज होता है। 9:15 से लेके 3:15 तक मार्केट का टाइम है। सुबह 9:15 से 3:15 तक मार्केट क्या होता है, ओपन होता है। आप सभी के लिए, मतलब हम सभी के लिए मार्केट क्या होता है, ओपन होता है। और मार्केट की प्री मार्केट ओपनिंग होती है 9 बजे, मतलब मार्केट जो है वो 9 बजे ओपन होता है, और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग होती है 3:30 तक। तो टाइम में जो 15 मिनट्स है, 9:15 से आप ट्रेडिंग करना, हमारे जैसे हर कोई इसमें ट्रेड कर सकता है 9:15 से 3:15 तक। और ये जो 15 मिनट है, 9 बजे जब मार्केट ओपन होता है, और इसके बीच में जो 15 मिनट बच रहे, वो 15 मिनट क्यों होते हैं, और ये जो 15 मिनट है वो किस लिए होता है, ये ब्रोकर्स के लिए होता है। ब्रोकर्स कौन, जो एंजल जीरो है, स्टॉक्स है, ग्रो है, उनके लिए 15 मिनट्स होता है। जो कि देखो अभी 9:15 से लेकर 3:15 तक मार्केट ओपन होता है, तो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट क्लोज के बाद भी ऑर्डर्स डाल देते हैं, बाइंग ऑर्डर्स डाल देते हैं। तो ये जो ऑर्डर्स है वो, ये जो 15 मिनट्स है उसमें क्लोज होता है। मार्केट के, अगर मार्केट में अगर कोई बुलिश मूवमेंट आया होगा, कुछ बीच में न्यूज आया होगा, तो ये सारे जो चीजें होती है वो ये 15 मिनट्स में होती है। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स आपके लिए नहीं होते, किसी के लिए नहीं होते, ये सिर्फ ब्रोकर के लिए होता है। तो इसको भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना, 9:15 से लेके 3:15 तक मार्केट क्या होता है, ओपन होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बाय करना है, कुछ भी करना है, तो यही आपके लिए टाइम है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट जो है वो क्लोज होता है। तो इसी में आप बहुत सारी चीजें करते हो, जैसे हर कोई अलग अलग चीजें करता है। इसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेड किया जाता है, मार्केट में आप इंटर कर सकते हो।
तो वो कौन से सेगमेंट्स है उसके में हम क्या करेंगे जानते हैं। चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेडिंग मतलब आप क्या करते हो, मार्केट के मूवमेंट्स को कैप्चर करते हो। दो चीजें होती है, फर्स्ट ट्रेडिंग, सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट क्या होता है ट्रेडिंग और सेकंड क्या होता है इन्वेस्टमेंट। तो इसी में सब पार्ट्स है, जो चार पार्ट है। फर्स्ट हुआ इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या? 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:15 पे मार्केट क्लोज होता है। तो ये जो पूरा दिन है, इस दिन में जो भी मार्केट मूवमेंट करता है, जो भी मार्केट मूवमेंट कर रहा है, उसको आप क्या करते हो, कैप्चर करते हो। इसमें क्या करते हो, ट्रेड करते हो। 9:15 से लेके 3:15 तक आप मार्केट में छोटी सी मूवमेंट कैप्चर करते हो। यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे सेल किया, तो इसको हम इंट्राडे बोलते हैं। मतलब 9:15 पे आपने विद इन अ वन डे किसी भी शेयर को बाय किया और सेम डे पे उसको सेल कर दिया प्रॉफिट निकाल के, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। आपने सेम डे पे शेयर को बाय किया और सेम डे पे शेयर को सेल आउट कर दिया, ठीक है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब क्या? जो 5-2 मिनट में मूवमेंट आती है ना, आपने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, फटक से सेल कर दिया। आपने सेल कर दिया, मार्केट नीचे आया, फटक से आपने बाय किया। मार्केट जब ऊपर जाता है तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट से, मार्केट जब नीचे आता है तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। ये किस तरीके से होता है मैं इसको आपको सिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। मार्केट में कौन सी चीजें होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। और इसमें क्या क्या होता है देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या? आपने एक ही दिन में शेयर को बाय किया और सेम डे पे शेयर को सेल किया, वो भी थोड़ा प्रॉफिट निकाल के। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडे। और इंट्राडे में और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, जिससे आप 2-3 मिनट के लिए कोई शेयर को बाय करते हो और फास्ट सेल सेल कर देते हो। 20 रुपए पे बाय किया, 21 रुपए पे गया, फटक से सेल कर किया, 1 रुपए का प्रॉफिट निकाल के। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सिर्फ एक है, इसलिए आपको 1 रुपए का प्रॉफिट कम लग रहा है। इफ अगर सेम क्वांटिटी अगर आप 2,000 से बाय करते और 2,000 रुपए से 20 रुपए के अगर शेयर बाय करते, अगर एक भी रुपए से अगर शेयर 200 रुपए का प्रॉफिट था और आपको उसको क्या करते, विद इन 1-2 मिनट्स उसको सेल कर देते, ठीक है एवरीवन। उसके बाद होता है स्विंग ट्रेडिंग। सेकेंड क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या? आप है ना 2-3 दिन में जो मूवमेंट आ रहा है, या फिर 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, या फिर 1 मंथ तक जो भी मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, एक दिन में थोड़ा सा मार्केट मूव किया, दूसरे दिन और मूवमेंट किया, तीसरे दिन नीचे आया, फिर से चौथे दिन ऊपर गया, पांचवें दिन ऊपर गया। इस तरीके से आप क्या करते हो, मूवमेंट को कैप्चर करते हो। मार्केट के जो स्विंग्स है, मतलब मार्केट ने ये जो स्विंग बनाया, ये जो मार्केट करता है ना, पुल बैक लेता है, इसको हम स्विंग बोलते हैं। ये जो मार्केट ने किया इसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग। तो आप क्या करते हो, इस स्विंग को कैप्चर करते हो। क्या करते हो, इस कैप्चर करते हो, बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप क्या करते हो, 1 वीक, 2 वीक, या फिर 1 मंथ तक आप इसको 1-2 मंथ तक शेयर को होल्ड करते हो। और थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इसमें आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करते हो, लॉन्ग टर्म का विजन के लिए, और लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करते हो। जब मार्केट अच्छा प्रॉफिट देता है तो आप क्या करते हो, उसको सेल आउट कर देते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जो मार्केट में आप कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकंड है इंट्राडे में ही एक ऑप्शन जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, 1-2 मिनट के लिए जिसमें ट्रेड होता है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए किसी भी शेयर को बाय करते हो, होल्ड करते हो, जब शेयर आपको प्रॉफिट देता है तो उसको सेल कर देते हो। और थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट में, मतलब क्या, आप किसी भी शेयर को बाय करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर लेते हो, ठीक है एवरीवन। क्लियर है सभी को, सभी लोगों को क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes. कुछ डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है? और आज के जो लेक्चर हुए, जो भी हमने चीजें देखी, आज भी हमने सिर्फ बेसिक ही देखा है। बट ये बेसिक जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी, अगर किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना होगा म्यूचुअल फंड में, तो आप
आपको पता होगा अभी अगर कोई एफडी बनाने जाने वाला होगा, बैंक में अगर पैसा रखने वाला होगा, तो उसको इतना तो पता चलेगा कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है, मार्केट आपको कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सभी लोगों को क्लियर है अभी? एवरीवन, सभी लोग? चलो, कोई डाउट है किसी को? No. किसी को कोई डाउट नहीं है? हर एक चीज क्लियर है ना सभी को? हमारा टेक्निकल तो फिर होगा। कल हम फंडा, हाँ बोलो बोलो। हमारा टेक्निकल हाँ क्लास कल अविनाश से जी, शुरू होगा। फंडामेंटल और हमारा टेक्निकल ना आज से ही स्टार्ट कर, हाँ बोलो। हाँ, टेक्निकल क्लास कल से स्टार्ट होगी। टेक्निकल कल से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस में ना आपको इतना पता चलता है कि कौन सा स्टॉक बेटर है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से आपको देखना होता है, 4-5 चीजें होती है जो कि देखनी होती है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और टेक्निकल के ऊपर शिफ्ट करेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस ही है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस कल से स्टार्ट होगा। कल ही हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में हर एक चीज अपन एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज मैं इवन ट्रेडर हूँ खुद। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको एकदम बेटरली समझा पाऊंगा, और जो मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, जो चीज मैं अभी पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रक्चर मार्किंग, आपको कुछ इंडिकेटर्स यूज नहीं करना, कुछ यूज नहीं करना, कुछ फालतू की चीजें यूज नहीं करना। सिंपल चार्ट को रखना है, सिंपल क्लीन चार्ट को रखना है। बस समझना है आपको माइंडसेट के साथ कि कौन सा जो लेवल है उसको प्ले करना है मुझे। ठीक है, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, बाइंग कहाँ पे करनी होती है, लेवल्स वगैरह, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कल से लेक्चर स्टार्ट होगा। तो आज अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो भी ठीक है, बट कल से यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है, जितने भी लोग हो, हर कोई नोट्स बनाएगा। ठीक है, तो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना। हाँ ओके बोलो सर, साहिल थैंक जी। यू। बोलो साहिल जी। ओके ओके ओके, चलो ओके चलो। ओके ओके, चलो चलो। बाय बाय एवरीवन, गुड बाय नाइट। एवरीवन, गुड नाइट। ओके ओके, बाय ओके बाय ओके, बाय। बाय बाय।